नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुस्कान खान और आप देख रहे हैं द एग्ज़ाम्स पढ़ी। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहती हूं जिसने वर्षों तक इतिहासकारों को उलझा कर रखा था। ठीक है, क्या सच में प्राचीन भारतीयों में इतिहास बोध नहीं था? यानी कि वह प्राचीन जो भारतीय थे, हमारे पूर्वज, क्या उनको इतिहास का पता ही नहीं था? क्या वह अपने इतिहास के बारे में जानना ही नहीं चाहते थे, या फिर उन्होंने जाना नहीं, या फिर क्या मामला था? क्या हमारे पूर्वजों को अपने अतीत की कोई भी परवाह नहीं थी? क्या वे इतिहास लिखना जानते ही नहीं थे, या फिर इतिहास को देखने का उनका तरीका अलग था? ठीक है, अगर आपने इस सवाल का जवाब समझ लिया है तो यूपीएससी, यूपीपीसीएस और एंशियंट हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, इतिहास बोध। इतिहास बोध क्या है? सबसे पहले समझिए कि इतिहास बोध का मतलब क्या होता है। इतिहास बोध का अर्थ है अपने अतीत की घटनाओं को समझने, याद करने, उन्हें सुरक्षित रखने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की चेतना। यानी किसी समाज को अगर यह एहसास हो कि उसके साथ क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ और उसका भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसे ही इतिहास बोध कहते हैं। याद रखिए, इतिहास बोध का मतलब केवल इतिहास लिखना नहीं है, बल्कि अतीत के लिए जागरूक होना भी है। अब आते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर। कई पश्चिमी इतिहासकारों ने यह आरोप लगाया कि प्राचीन भारतीयों में इतिहास बोध का अभाव था। यानी कि विदेशी इतिहासकार थे और वह भारतीय इतिहासकारों और प्राचीन लोगों पर यह आरोप लगाते हैं कि भारत में इतिहास लेखन का अभाव था, यानी कि वे इतिहास लिखना जानते ही नहीं थे। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि भारत में यूनानियों की तरह लगातार वर्षवार इतिहास नहीं लिखा गया था। जैसे पश्चिमी इतिहासकार हर वर्ष लगातार इतिहास लिखते आ रहे थे, भारत में ऐसा नहीं था। यहाँ हमें ऐसा कोई इतिहास नहीं मिलता जिसमें हर राजा के शासनकाल की घटनाएं क्रमबद्ध तरीके से लिखी गई हो। लेकिन क्या केवल यही इतिहास होता है? नहीं, यही सबसे बड़ी गलती थी जो कई विदेशी इतिहासकारों ने की थी। ठीक है, भारतीय इतिहास लेकिन पश्चिम से अलग क्यों था? क्योंकि भारत की सोच पश्चिम से अलग थी और आज भी है, इसीलिए पश्चिम आगे चला गया और भारत पीछे रह गया। शायद ऐसा, ये सब मजाक के लिए आगे बढ़ते हैं। यूनानी इतिहासकार जो है वह राजनीतिक घटनाओं और युद्धों और राजाओं पर ज़्यादा ध्यान देते थे, लेकिन भारतीय परंपरा में धर्म, दर्शन, नैतिकता, समाज, संस्कृति, इन सबको इतिहास से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। इन सभी को इम्पोर्टेंट माना जाता था, राजाओं को नहीं। और इसीलिए यहाँ इतिहास केवल घटनाओं का रिकॉर्ड नहीं था, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक भी था। पुराण क्या केवल धार्मिक ग्रंथ है? ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम दूर कर लेते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि पुराण केवल धार्मिक कथाओं का संग्रह है। ठीक है, लेकिन ऐसा पूरी तरह सही नहीं माना जाता। पुराणों में हमें राजवंशों की सूची, वंशावलियाँ, प्राचीन शासकों का उल्लेख, समाज और संस्कृति की जानकारियाँ, सब कुछ मिलता है। और यही कारण है कि इतिहासकार पुराणों की पूरी तरह अस्वीकार नहीं करते। ठीक है, इतिहासकार है वो पुराणों को पूरी तरह अस्वीकार नहीं करते, वह स्वीकार करते हैं, बल्कि दूसरे स्रोतों से मिलान करने के बाद, ठीक है, दूसरे स्रोतों से मिलान करने के बाद ही उनका उपयोग करते हैं पुराणों का। लेकिन याद रखिए, पुराण हिस्टोरिकल सोर्स नहीं, बल्कि हिस्टोरिकल मटेरियल जरूर है। ठीक है, आगे हम पुराणों की सीमाओं के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम भविष्यवाणी क्यों हुई, पुराणों में भविष्यवाणी क्यों, इस टॉपिक पर बात करते हैं। पुराणों में भविष्य की घटनाओं का हमें उल्लेख मिलता है, क्योंकि जब इनका अंतिम संपादन हुआ तब ये घटनाएं पहले ही घट चुकी थी और इसीलिए लेखकों ने उन्हें भविष्यवाणी के रूप में प्रस्तुत किया। ऐसी स्थिति में इतिहासकार हमेशा आलोचनात्मक अध्ययन करते हैं। आगे हम बात करते हैं। अब एक सवाल आता है, अगर पुराण इतने महत्वपूर्ण है तो फिर इतिहासकार इन्हें पूरी तरह क्यों नहीं मानते? ये भी सवाल है, जायज़ है, क्योंकि इनमें कई घटनाएं, मिथक, किंवदंतियाँ और ये सब है जो धार्मिक विश्वासों से जुड़ी हुई मानी जाती है
और तो और कई बार जो घटनाएं हैं उनके कारण हमें स्पष्ट और साफ साफ नहीं बताई गई हैं। कई बार हमें समय क्रम भी गड़बड़ी मिलता है। इसीलिए इतिहासकार इन्हें एविडेंस नहीं, सपोर्टिंग एविडेंस मानते हैं। अब हम कई युगों के बारे में बात करते हैं जो हमारे सामने आते हैं, जिसमें पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग और तीसरा है द्वापर और चौथा है कलयुग। शायद ये अभी चल रहा है, वो कलयुग ही होगा। ठीक है। पुराण हमें बताते हैं कि संसार 4 युगों में चलता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय लेखक समय के परिवर्तन को समझते थे। ठीक है। वह ये मानते थे कि हर नया युग पिछले युग से अलग होता है और समाज, नैतिकता, धर्म, मानव व्यवहार सब बदलते रहते हैं। यानी वे परिवर्तन, चेंज ओवर टाइम को समझते थे। ठीक है भाई, पहले जो इतिहासकार या पहले के लोग थे वो टाइम पीरियड के चेंजेस को समझ लेते थे। ठीक है, और जिसको चेंज ओवर टाइम कहा जाता है, और यही इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इतिहास केवल यह नहीं बताता कि क्या हुआ था, बल्कि यह भी बताता है कि कहाँ हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ। इसीलिए इतिहास में टाइम और स्पेस दोनों का बहुत महत्व है। भारतीय लेखक भी समय और स्थान दोनों का उल्लेख करते थे। यही कारण है कि यह कहा पूरी तरह गलत होगा कि उन्हें इतिहास की समझ नहीं थी। अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है, अगर भारतीयों में इतिहास बोध था तो उसके प्रमाण क्या है? क्या हमारे पास ऐसे साक्ष्य है जो बताते हो कि भारतीय समय और घटनाओं को दर्ज करते थे? ठीक है, क्या हमारे पास ऐसे साक्ष्य है जो ये हमें बता दे कि भारतीय है वह समय और घटनाओं को लिखते थे? जी हाँ, और अब हम उन्हीं प्रमाणों को समझने वाले हैं। इतिहास में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? वह है समय, और आज भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारे लिए समय ही है। अगर किसी घटना का समय ही पता न हो तो इतिहास अधूरा रह जाता है। और यही कारण है कि प्राचीन भारत में अलग अलग संवत एरा चलाए गए थे, जिसमें पहला है विक्रम संवत। आर एस शर्मा की बुक के अनुसार 57 से 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत की शुरुआत मानी जाती है। और याद रखिए, कई बार एग्जाम्स में संवत और उसकी शुरुआत पूछ ली जाती है, तो ये आप याद रखना। दूसरा आता है शक संवत, शक एरा। ठीक है, विक्रम संवत के बाद 78 ईस्वी से शक संवत प्रारंभ हुआ था, और आज भी भारत सरकार का राष्ट्रीय कैलेंडर मुख्य रूप से शक संवत पर आधारित माना जाता है और है भी। तीसरा आता है गुप्त संवत। इसके बाद 319 ईस्वी में गुप्त संवत प्रारंभ हुआ। ठीक है, और अब सोचिए, अगर किसी समाज को समय की कोई समझ ही नहीं होती तो क्या वह अलग अलग संवत प्रारंभ कर सकता था? बिल्कुल नहीं। यही संवत इस बात का प्रमाण है कि भारतीय समय को व्यवस्थित रूप से दर्ज करते थे, टाइम से रिकॉर्ड करते थे, लिखते थे, टाइम के अनुसार लिखते थे। अब आते हैं इतिहास के सबसे विश्वसनीय स्रोतों में से एक अभिलेख। अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण है? आर एस शर्मा स्पष्ट कहता है कि घटनाओं का उल्लेख समय और स्थान के संदर्भ में मिलता है। आर एस शर्मा बताता है कि घटनाओं का जो उल्लेख है वह समय और स्थान के संदर्भ में मिलता है हमें, और यही कारण है कि अभिलेखों को इतिहास का सबसे विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। याद रखना, साहित्य में कल्पना हो सकती है, लेकिन पत्थर पर खुदे अभिलेखों में कल्पना की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, बहुत कम होती है। अब बात करते हैं सम्राट अशोक की। इतिहास बोध के सबसे बड़े प्रमाणों में से यह एक है अशोक का शिलालेख। आर एस शर्मा की बुक के अनुसार अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया था, और उनके शिलालेखों में 8वें से लेकर 27वें शासन वर्ष तक की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। उनके जो शिलालेख हमें प्राप्त हुए हैं उनमें से 37 वर्षों तक उन्होंने शासन किया था, और शिलालेखों में 8वें से लेकर 27वें शासन का वर्ष तक ही हमें घटनाओं का उल्लेख मिलता है। ध्यान दीजिए, यहाँ घटनाएं केवल लिखी नहीं गई है, बल्कि यह भी बताया गया है कि वे किस शासन वर्ष में हुई थी। ठीक है, जो घटनाएं जिस शासन वर्ष में हुई थी उसका भी उल्लेख हमें मिलता है, और यही तो क्रोनोलॉजी है, और यही इतिहास बोध का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। आर एस शर्मा की बुक यह भी बताती है कि अभी तक केवल कुछ शासन वर्षों के अभिलेख हमें मिले हैं,
ठीक है, और संभव है कि भविष्य में नए अभिलेख मिले और हमें अशोक के शासन के बाकी वर्षों की भी जानकारी प्राप्त हो जाए। यही इतिहास की खूबसूरती है। इतिहास कभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं होता और नई खोजें नई धारणाओं को बदल सकती है। जो जो आगे आगे खोजें होती रहती है, फ्यूचर में जो जो खोजें होगी और उसी से इतिहास बदलता रहेगा, हमारी धारणाएं बदलती रहेगी। आगे हम बात करते हैं हाथी गुफा अभिलेख की, और यह कलिंग के राजा खारवेल का अभिलेख है। ठीक है, यह पहली शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसके बारे में बात करें तो इसमें घटनाएं वर्षवार लिखी गई है। ठीक, मतलब पहले वर्ष क्या किया, दूसरे वर्ष क्या किया, सब कुछ क्रम से लिखा गया है इसमें। अब जरा सोचिए, जिस समाज में घटनाएं वर्षवार लिखी जा रही हो, क्या वहाँ इतिहास बोध नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसीलिए हाथी गुफा अभिलेख भारतीय इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हर्षचरित के बारे में। तो अब लेखक हमें साहित्यिक स्रोतों की ओर ले जा रहा है और सबसे पहले आता है, यहाँ पर मैं लेखक की बात कर रही हूँ तो हम आर.एस. शर्मा की प्राचीन भारत की बुक फॉलो कर रहे हैं, तो लेखक यहाँ पर आर.एस. शर्मा है, तो उनके हिसाब से ही हम पढ़ रहे हैं। हाँ, लेखक हमें ले जा रहा है साहित्यिक स्रोतों की ओर और सबसे पहले आता है बाणभट्ट का हरिश्चरित। यह 7वीं शताब्दी में लिखा गया था और इसमें सम्राट हर्षवर्धन के प्रारंभिक जीवन, दरबार, समाज और धार्मिक जीवन का सुंदर सुंदर वर्णन मिलता है हमें। हाँ, इसमें साहित्यिक अलंकार और अतिशयोक्ति है, लेकिन इतिहासकार फिर भी इसे महत्वपूर्ण स्रोत मानते हैं। इसके बाद आता है संध्याकर नंदी का रामचरित। इसमें हमें पाल वंश के राजा रामपाल के संघर्ष और उसके विजय के बारे में वर्णन मिलता है। यानी यह केवल साहित्य नहीं है बल्कि इतिहास का भी स्रोत माना जाता है। अब बात करते हैं बिल्हण द्वारा लिखित विक्रमांक देवचरित की। इसमें चालुक्य राजा विक्रमादित्य षष्ठ, इनकी उपलब्धियों के बारे में वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं गुजरात और दक्षिण भारत, इन क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण लोग थे उनकी भी जीवनियाँ लिखी गई है। ठीक है, गुजरात के कुछ प्रसिद्ध व्यापारियों की जीवनियाँ भी लिखी गई है, यानी कि व्यापारी या फिर जो समृद्ध लोग थे उनकी भी जीवनियाँ लिखी गई है। और इससे यह साबित होता है कि इतिहास केवल राजाओं तक ही सीमित नहीं था, समाज के अन्य जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनका भी हमें वर्णन मिलता है। और दक्षिण भारत में भी ऐसी ऐतिहासिक रचनाएं बहुत सारी लिखी गई है, लेकिन अधिकांश है वह उपलब्ध नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूशिक वंश की। अब दक्षिण भारत की एक ओर चलते हैं और 11वीं शताब्दी में अतुल ने मूशिक वंश की रचना की थी, यह हमें पता चलता है। इसमें उत्तरी केरल के मूशिक राजवंश का इतिहास मिलता है, यानी इतिहास लेखन केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं था। इससे हमें पता चलता है दक्षिण में भी कई लोग इतिहास लिखते थे। अब दोस्तों, आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है राजतरंगिणी। इसके लेखक है कल्हण। 12वीं शताब्दी में लिखी गई यह कृति कश्मीर के राजाओं का क्रमबद्ध इतिहास प्रस्तुत करती है और यही कारण है कि भारतीय इतिहास लेखक की सबसे श्रेष्ठ ऐतिहासिक कृति राजतरंगिणी को ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें घटनाओं का क्रम है, स्रोतों का क्रम है, स्रोतों का उपयोग है और अपेक्षाकृत निष्पक्ष वर्णन भी इसमें शामिल है। ठीक है, इसको लिखने के लिए जो कल्हण है उन्होंने कई स्रोतों का अध्ययन किया था, जैसे अभिलेख, शिलालेख, सिक्के, पूर्ववर्ती ग्रंथ और लोक परंपराएं आदि इसमें शामिल है। और यह भारत का व्यवस्थित और आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। अंग्रेज इतिहासकार थे जो उसे द स्ट्रीम ऑफ किंग कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने समझा कि प्राचीन भारतीयों में इतिहास का अभाव था या नहीं, पुराणों की वंशावलियाँ, 4 युगों की अवधारणा, विक्रम शक गुप्त संवत, अशोक के शिलालेख, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, हर्षचरित, रामचरित, विक्रमांक देवचरित, मूशिक वंश और अंत में हमने कल्हण की राजतरंगिणी के बारे में भी बात की। और ये सभी इस बात के प्रमाण है कि भारत में इतिहास को संजोने और सुरक्षित रखने की समृद्ध परंपरा थी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
मैं हूँ मुस्कान खान, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।